सिर्फ विकसित भारत स्लोगन देके 4 बार ट्विटर पे जाके राजनीति करने से बिल नहीं आएगी। काम करना पड़ता है उसके लिए, दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। काम बताओ सर, क्या किया जा सकता है? चाइना से सीख लो आप। ठीक है, सबसे पहला काम सीख लो, पूरी सोसाइटी में पहले होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच बना के ये इनग्रेन करो कि सारे भारतीयों को एकजुट होकर काम करना है, विकसित भारत बनवाना है हमें 2047 तक। जितना टाइम है हम काम करेंगे। पहले सर सोसाइटी को यूनाइट तो कर लो, आपकी सोसाइटी यूनाइट ही नहीं हो रही कभी। मतलब स्ट्रक्चरल तरीके से आपकी नजर में सबसे पहले सोसाइटी को एक किया जाना जरूरी है। सोसाइटी को एक करने के लिए एक विजन बनाना जरूरी है, और वो विजन ये होना चाहिए कि सारे लोग उस विजन से सहमत हो, क्योंकि जब तक सबकी सहमति एक डाइवर्स सोसाइटी में नहीं होगी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो फाइंड कर लिया, अब उसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम निकलते हैं, मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि ये बात जो आपने बोली ना, बोलने में बहुत अच्छी लगी, सुनने में भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब जब इसके एग्जीक्यूशन को होता हुआ अपन देखते हैं तो रियल चैलेंजेस फेस होती हैं। रियल चैलेंजेस में सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि पूरे विजन से लोगों को अलाइन कर लो। ठीक है, अलाइन करने के साथ उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करो। बीच में आता है नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट जो कहते हैं कि भारतीयों को 70 घंटे से अधिक काम करने की जरूरत है, भारत की ट्रेन निकल चुकी है, हमें चाइना से सीखने की जरूरत है, दुनिया के लोग बहुत काम कर रहे हैं, भारत को अगर उस लेवल पर पहुंचना है तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। बस उनका इतना बोलना हुआ और देश के अंदर कोहराम मच गया। पूरा सोशल मीडिया, कितने तरीके से इन्फोसिस को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, नारायण मूर्ति को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उस पर शुरू हो गया। इसका आंसर क्या है? देखो, नारायण मूर्ति जैसे बंदे के साथ मैं पहली बात तो सहमत नहीं हूं, लेकिन उसकी ये जो टिप्पणी थी उसने कुछ गलत नहीं बोला। गलत इसलिए नहीं बोला क्योंकि आज अगर वो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमें मान लीजिए 70 घंटे नहीं, मैं डिबेट नंबर ऑफ आवर्स में नहीं कर रहा, मैं डिबेट इस पे कर रहा हूं कि क्या हम लोग सारे मिलकर एक विकसित भारत बनाने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए एक कॉमन विजन के साथ अपने काम में ईमानदारी बरत सकते हैं? बरत सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं आपको इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मैं अपने यूपीएससी के बच्चों को जो पढ़ाता हूं, उनको अगर कोई आंसर लिखने को दूं, वो आंसर अपने से नहीं लिखते, एआई से लिखवाते हैं। ये ईमानदारी है उनकी। कल को यही आदमी एथिक्स का पेपर पास करके जब सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, 2 लाख रुपए में जाके किसी कोचिंग के आगे जाकर इंटरव्यू दे रहा होगा, और लबासना मसूरी जाने से पहले 50 लाख रुपए उठा लेगा, ऐसे 2-2 लाख रुपए हर कोचिंग के इंटरव्यू देके। ये करते हैं, आप जानते हो, मैं जानता हूं। एक इकोनॉमी है ये पूरी, ये इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी है। खैर कि मसूरी की लबासना ट्रेनिंग से पहले आप भरपूर मात्रा में कैश उठा लीजिए। कैश कई इंस्टीट्यूट्स काइंड में भी पेमेंट करते हैं, कई गाड़ी भी देते हैं, कई प्लॉट भी देते हैं। इस कोचिंग इंडस्ट्री का हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ क्या क्या होता है। ठीक है जी, तो आप मुझे ये बताइए ना कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या हमारे में कमिटमेंट है अपने काम को लेके? नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट छोड़िए 70 घंटे काम करना है, मैं कह रहा हूं इनको अगर बोला जाए 40 घंटे काम करना है, क्या आप 40 घंटे भी प्रोडक्टिवली करोगे? नहीं करोगे। उसमें भी आपको सुट्टा मारने नीचे जाना है, उसमें भी आपको नीचे जाकर बकबक करनी है, उसी 40 घंटे के अंदर 2 घंटे आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है। सर हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग वी आर करप्ट एज पीपल टुडे। हम लोग इंसान के नाम पर अब धब्बा बन चुके हैं। माफ कीजिए मुझे ये बात बोलने के लिए, वी आर करप्टेड एज अ सोसाइटी। हमारे में अब वो ईमानदारी की फितरत जो आज से कुछ दशक पहले तक फिर भी होती थी, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो फील नहीं आएगी कि नहीं यार, मैं एटलीस्ट कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं मैं ईमानदारी से करूं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? फिर ये नेशनल विजन कैसे बनेगा? आप कह रहे हो नारायण मूर्ति ने स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर डिबेट चालू हो गया। मेरे हिसाब से तो वो डिबेट होना उस पॉइंट पे होना ही नहीं चाहिए था कि 70 घंटे का इशू। उसके डिबेट के पीछे की जो स्टोरी थी वो ये थी कि भाई क्या आप कमिटेड तरीके से काम करने के लिए रेडी हो? 70 नहीं तो कम से कम 20 घंटे, वो भी नहीं। आप सिंपल चीज देखो, उबर का ड्राइवर है, ऑटो चला रहा है, ऑटो चलाते हुए कान में अपने वो लगा के साथ में वो रीले देख रहा है। तो यार जो ऑटो चला रहा है ऑटो पे ध्यान दे दे, उसमें काम करने की कमिटमेंट नहीं है। वो तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, एक आईटी कंपनी में बैठा हुआ है, नोएडा के एक पार्ट है, कमिटमेंट दूसरी पार्ट है। कमिटमेंट अब आपके अंदर कहां से आएगी? वैल्यूज से। वैल्यूज कहां से आएंगी? घर से। घर में वैल्यूज कहां से आएंगी? आपकी कितनी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उससे। अब आप किस किस चीज को रेक्टिफाई करोगे? किस किस चीज को रेक्टिफाई करोगे? तो इसके मूल जड़ में फिर खेल पूरा परवरिश पर पहुंच गया। पूरा परवरिश एक ही मात्र चीज है सर, परवरिश। अगर चाइना ने 1949 से लेके 1959 तक ये कैंपेन चलाया और उस कैंपेन के तहत ये परवरिश में पॉइंट इनकलकेट करवाया कि हर एक चाइनीज व्यक्ति को 2049 तक चाइना को सुपर पावर बनवाना है, तो ये परवरिश हमारे यहाँ पर मिसिंग थी। सर मैं चाइना नहीं गया, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से एक बात कहते सुना है कि चाइना में बच्चों को, जो आज भी स्कूलों में है, उनकी प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन के लिए स्कूल्स में प्रॉपर आवर्स निकाले हुए हैं, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर। यही कारण है कि आप जब ओलंपिक्स को उठाकर देखते हैं तो चाइनीज मेडल अब बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। मतलब इंडिया के मेडल्स की गिनती में कई टाइम्स ज्यादा मेडल्स वो लोग अचीव कर रहे हैं।
उन्होंने फिटनेस को यानी हेल्थ को भी ध्यान दिया पैरेलली, उन्होंने इस वैल्यू को भी ध्यान दिया, और यही कारण है कि आज वो अपनी रिसर्च भी अपनी भाषा में प्रकाशित करते हैं। अपनी भाषा मंदारिन को ही वो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही सामने बैठे हों, लेकिन शी जिनपिंग मंदारिन में करेंगे। आप ये चीज देखो ना, आप स्कूल की और फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हो यार, हमारे यहाँ पर देखो स्कूल के विद्यार्थी गेंडे के पिल्ले बने हुए पूरे के पूरे हैं, इतना सा 4 फुट की हाइट नहीं होगी, लेकिन रोज शाम को मोमोज की चटनी के साथ साथ मोमोज डुबो डुबो के खा रहा होगा वो सड़क छाप खड़ा होके। और पेरेंट्स भी वैसे हैं हमारे यहाँ के, इतने महान की पैसे दे रहे हैं कि लो बेटा जाओ, नहीं करेगा तो टेंट्रम करेगा, रोएगा, अरे उसको चप्पल से जूते से मारो उसको। आपको खुद देखो, घूम फिर के बात वही है, घर में परवरिश ऐसी है। आज की डेट में माता पिता को परवरिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि माता को जो है बाल गोल्डन करा के पार्टियां करनी है, वीडियो अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे, बापू को जो है मंडे टू फ्राइडे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना है, फिर सैटरडे को उसको जाना है डीएलएफ में गुड़गांव में, वहां 63 रुपए की किंगफिशर पीनी है, मूंगफलियां लगा के दोस्तों के साथ दांतों से मूंगफलियां निकालनी है, संडे को परिवार के साथ एक दिन लेके चलो मूवी दिखाने ले गए, मॉल ले गए। ये हमारा एक आइडियल लाइफ का टेम्पलेट है। और घर ले लिया ईएमआई पे, गाड़ी ले ली ईएमआई पे, मोबाइल ले लिया ईएमआई पे, आप 5 साल रुक जाइए, कपड़े भी ईएमआई पे लेंगे, कच्चा बनन भी ईएमआई पे लेके पहन रहे हैं। जिस दिशा में देश जा रहा है, हर चीज ईएमआई पे ले लो आप। हो सकता है 15 साल के बाद बच्चा भी ईएमआई से ही मंगा लेंगे हम, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। क्या चल रहा है देश में यार? कंज्यूमरिज्म अनलिमिटेड वाला, पेइंग कैपेसिटी है नहीं, लेकिन हर चीज में ईएमआई ले लो, एंड वी फील प्राउड ऑफ दैट। वी फील प्राउड ऑफ दैट सर, कि हमने लोन पे घर लिया है। क्या बुराई है लोन पे घर लेने की? आप वैल्यू देखो क्या है सर, ये कोई बुराई नहीं है लोन पे लेने के लिए। सारी जिंदगी नौकरी करके लोन ही चुकाते रहना अगले 25 साल। इस चीज को समझो आप, कहीं ना कहीं देयर इज अ सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन आवर सोसाइटी। आप कह रहे हो गवर्नमेंट का एक रोल है यार, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो करना चाहे, प्रजा का क्या रोल है? सर आपने प्रजा की जब बात बोली ना, तो मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं जब जापान की बात आती है, और जापान की सोसाइटी ने जिस तरह से खुद को इस समय पर मतलब एक तरह से प्रेजेंट किया है, कहां वो जापान जो इस बात के लिए जाना गया था कि वो युद्ध के अंदर पीड़ितों के साथ कितना गंदा बर्ताव करता है। जापान जिसने वर्ल्ड वॉर के अंदर ये पहचान बना ली थी कि इनसे निकृष्ट कोई नहीं है, इनसे क्रूअल कोई नहीं है, एज ए सोसाइटी ये धब्बा है समाज पर। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक मात्र 80 साल ही बीते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर जापानी बैठे हुए हैं कि आप तो आ जाइए, आपके पास पासपोर्ट है, आपका स्वागत है, क्योंकि आप सिविक सेंस में इतना आगे निकल गए। तो ऐसे सोसाइटी जब आप ग्रो करते हैं तो निश्चित ही आपका ध्यान बहुत सही दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन सर किस तरह से इसको समाज में कैसे इनकलकेट किया जाए? बिकॉज मैं बार बार इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एज ए एडुकेटर, एज ए टीचर, हम लोगों की ना एक जिम्मेदारी और बनती है कि लोगों का ध्यान दिलाएं कि ये प्रॉब्लम है, समाधान भी साथ साथ प्रस्तुत करते चलें। बिकॉज क्रिटिसिज्म और प्रॉब्लम को निकालना ये अब हर दूसरा आदमी आसानी से कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम से निकाल पाना जो है ना वो अर्जुन के हाथ में ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सिविक सेंस की चर्चा करी, आप एक सिंपल सा पॉइंट ऑब्जर्व करो, हम यहाँ पर बैठे हैं, कितना नीट एंड टाइडी सेटअप है। मैं यहाँ पर बाहर से आया हूँ, ये आपका सेटअप है पूरा। आप सोच के देखिए कि मैं एक पान पराग का थैला खा के वो पान पराग नीचे फेंकूं, फिर तंबाकू करके मुंह उसको 2-3 जगह थूक के यहाँ पे निकल जाऊं, करूंगा? मैं नहीं करूंगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फीलिंग है कि ये मेरा भी सेटअप है, मेरा भी स्टूडियो है, चाहे है आपका, लेकिन सेंस ऑफ ओनरशिप। हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे हम कूड़ा फेंक देंगे, हम घर के अंदर अपने ड्राइंग रूम में वही कूड़ा नहीं फेंकेंगे, वही टॉफी का रैपर खोल के वहां सड़क पे डाल देंगे। टॉफी का रैपर हम टॉफी खाएंगे ड्राइंग रूम में बैठते भी, लेकिन वो वहां नहीं फेंकेंगे। क्यों? सेंस ऑफ ओनरशिप है, एक बिलोंगिंगनेस है कि नहीं ये मेरा घर है। हमारे यहाँ पर वो बिलोंगिंगनेस नहीं है कि नहीं यार ये मेरी सड़क है, नहीं यार ये मेरी गली है, ये मेरा घर के बाहर का आंगन है, इसको अगर मैं साफ रखूंगा तो मेरे लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा है। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है हमारे। आपने पता है जिस चीज के ऊपर अभी ध्यान आकर्षित कराया, सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखें कि इंडिया की गंदगी पर कोई वीडियो सजेस्ट करो, आपको फॉरेन क्रिएटर्स के, जो विदेशी क्रिएटर्स हैं, उनके एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडियंस का सिविक सेंस कितना भद्दा फूहड़ हो चुका है। और तो और सर, अब जब से ये 4 धाम के नाम पर रास्ते खोल दिए गए हैं, पहाड़ों में जाने की जगह नहीं छोड़ी है। आप हालत देखो यार, मैं तो रीले देखता हूँ 4 धाम के मंदिरों के, आप जा रहे हो दर्शन करने, और आप मंदिरों के दर्शन करने के टाइम पे जो गंदगी मचा रहे हो। सर एक टाइम था, मैं मेरे कॉलेज टाइम को याद करता हूँ, उस समय पर नैनीताल, शिमला, यहाँ जाके लगता था कि आप पहाड़ पे आए हो, सुकून मिलता था। और जब से ये कोविड के बाद जो जनता आई है नजर,
मतलब सच में बता रहा हूं कि मेरे सारे आइटनरीज में ये जगह नहीं है कि मुझे यहां नहीं जाना है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिविक सेंस की है, अब आप अगर उसका सोल्यूशन ढूंढो और ये कहो कि देखो गवर्नमेंट कैंपेन चलाए, हम उस कैंपेन के स्टेज से उठ चुके हैं। वो मैं फिर कहूंगा, वी हैव मिस्ड द बस ऑफ कैंपेनिंग नाउ। अब यहां पर मात्र एक चीज काम आती है। अब बहुत सारे लोग असहमत होंगे, शायद गलियाएंगे मुझे, दोबारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि साइकोलॉजी में एक थेरेपी है जिसका नाम है बिहेवियरल थेरेपी, उसका प्रयोग की आवश्यकता है। बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये है, थूक फेंकी जबान काट दो, लिटरली 10 आदमियों की जबान कटेगी, जीभ काट देंगे सरकार की तरफ से, 11वां आदमी थूक नहीं फेंकेगा। कोई सड़क पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, काट दो, करके देखो आप सर, 50 लोगों को करके देखो। सड़क पे किसी ने रैपर फेंका, उंगली काट दो। आप कहोगे ये तालिबानी स्टाइल ऑफ जस्टिस है, आप बताओ कि फिर इसके सिवाय और क्या डेटरेंस है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो चला चुके स्वच्छ भारत मिशन, उससे कुछ हो नहीं रहा। क्या हुआ सर उससे? सरकार ने कैंपेन भी कर लिया पूरी, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से बिहेवियरल चेंज लाने के लिए एक्टर्स का भी प्रयोग किया जिनसे लोग एसोसिएट करते हैं। उसके बावजूद भी वो कैंपेन अभी भी देखो खुले में शौच चल रहा है। खुले में कर रहे हो, औजार काट दो। बेस्ट बता रहा हूं आपको, करके देखो 15 लोगों के साथ। पर ये लोकतांत्रिक देश में थोड़ा अरे छोड़ो लोकतांत्रिक देश सर, आपको सिविक सेंस चाहिए यहाँ पे, ये लोकतांत्रिक की मोरालिटी चाहिए अब आपको ये सब करने की। फिर वही बात आ जाती है कि सर आपका विल क्या है, आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है ही नहीं आपका कुछ करने का। आपको पता है जनसंख्या रोकने के लिए संजय गांधी के प्रपोजल पर इंदिरा गांधी जी ने यही सब काम नसबंदी के रूप में चलाना शुरू किया था। कंटिन्यू होता तो आज देश का कितना भला होता। आप सोचो, कोविड में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सर, हर बंदे के घर में कम से कम 5 आइटम नहीं निकल गए। लॉकडाउन लगा था कि भैया इंट्रोस्पेक्ट करो, जीवन को जीना कैसे है, जीवन जीने के बजाय भैया 5-5 नए जीवन निकल रहे हैं हर घर में। ये हमारा वो है सर। सोचो आप। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, आपका जो गुस्सा है माफी। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, बात ये है कि सर आप सोसाइटी का हाल देखो, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहे हैं? बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है अपने यूपीएससी की तैयारी में। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सर, इंडिया में आज की डेट में, मतलब आप सोचो कि आप सड़क पे पेमेंट पे चल रहे हो, ऊपर सूरज है और पेमेंट गीली है, कैसे हो सकता है? कार की प्रॉब्लम है और कोई समस्या नहीं है। तो ये चीजें जब तक रिजॉल्व इस तरीके से, एक आप देखो ना यार, इसका एक एग्जांपल है। हंसी आ रही है लेकिन बात जेन्युइन कर रहे हो। लेकिन आप इस चीज हो सकता है इसके कुछ और भी हो। नहीं, इसका मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो पनिशमेंट यही है सर। कल को खुदा ना खास्ता अगर कल गल्फ कंट्री बनने दो, साफ सुथरी तो है। दुबई में आप देखते हुए होते हुए नहीं सर, मैं पिछले साल ओमान गया था, मस्कट सिटी में। कहने को वो देश इतना प्रोग्रेसिव नहीं है जितना दुबई, करोड़ गुना साफ सुथरा है। बिल्कुल है। आप वहां पे सड़क को यूं छू के देखो, उंगली साफ, यहां छू के देखो भाई साहब, पता नहीं थैली चिपक जाए, क्या चिपक जाए, मजाक चल रखा है पूरे देश में यार। मतलब कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको एक सीरियस लेवल पे। ये सारा गेम इन्फोर्समेंट का है। आप देखो कि पुलिस वालों को हम कितना नीचा दिखाते हैं आज की डेट में। आप एक तो रेड लाइट टाप रहे हो, रेड लाइट सिग्नल टापने के बाद पुलिस वाला ने आपको रोका, रादर देन कि हम सिंपली पनिशमेंट एक्सेप्ट करने की, महाराज जी गलती हो गई, उस बेचारे से हम भिड़ना चालू कर देंगे, फोन करवाएंगे 25, और फोन उठाए उसका फोन तोड़ दो, गाड़ी जब उसने जंप करी, गाड़ी जब्त कर लो, उस बंदे को 15 साल जेल में डाल दो। आप 15 लोगों के साथ करके देखो सर, 16वां आदमी मैं आपको कसम से कह रहा हूं ट्रैफिक लाइट से कम 200 मीटर पीछे खड़ा होगा डर के मारे कि भाई साहब 15 साल जेल है मेरे को। डाल के दिखाओ इनको तिहाड़ में, और तिहाड़ में आपको पता टॉर्चर कैसा होता है, मैं बताता हूं सर, जाने तो छोड़ो, सोशल मीडिया में बताऊंगा नहीं। प्लीज बताओ। वहां पर सर आपको ना सीधा ऐसे बिठा के, लाते सीधी करके ना, गर्म लोहा आपके थाइस पे लगाते, फिर उठाते, फिर गर्म लोहा लगाते, तब उठाते। आप कभी टॉर्चर मैनुअल्स भी होती है ना, खैर हम लोग पब्लिश नहीं करते, करके देखो ना सर, ये इन जैसे लोगों के साथ आप 15-20 बार। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सर, 140 करोड़ लोगों को सीधा करने का तरीका सिर्फ 20 लोगों के हाथ में है। 21वां उसके बाद सीधा हो जाएगा, लेकिन करने की इंटेंशन होनी चाहिए। पुलिसिंग में इसको कहते हैं कि कौवा मार के टांग दो, बाकी सब कौवे सेट हो जाते हैं। सर पुलिस वालों को भी अगर आप ढंग से उनका काम करने दोगे, और ये मैं फोन करा रहा हूं, ये बात कर ले, वो कर ले, बंद कर दोगे ना, तो पुलिस वाले भी आपको सीधा कर देंगे, कहीं के भी हो। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस में ट्रकों के एक्सीडेंट्स के ऊपर कुछ, आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है ये, कुछ प्रोविजन ऐसे किए थे कि इतने दिन का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ट्रक स्ट्राइक पे चले गए थे। जाने दो सर, आप डरते किस बात से हो यार? स्ट्राइक करनी है ना, करो करो, एस्मा लगा दो उन पे, एसेंशियल कमोडिटीज है, अंदर कर दो सबको। सर देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ पर
एक वो अमिताभ कांत ने शायद ये स्टेटमेंट, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने एक पॉइंट पे बोला था कि देयर इज प्रोबेबली टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंड आई सपोर्ट दैट आइडिया कि व्हाट ही सेड वाज नॉट रॉन्ग सर। ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी के आइडियलिज्म में ना सर भट्टा बिठा दिया हमने चीजों पर। कुछ भी करने जाओ ना, हर चीज में रेजिस्टेंस पहले आता है। क्यों है सर ये, क्यों है? आप कह रहे हो इंडिया गल्फ बन जाएगा, बन जाएगा, कम से कम रहने लायक तो बन जाएगा, और कम से कम देश छोड़ के जो आदमी दुबई जा रहा है वो कहेगा नहीं यार अब यहीं रहता हूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो फिर बचेगा ही नहीं सर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज है, फ्रीडम टू क्रिएट ए न्यूसेंस दूसरी चीज है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ न्यूसेंस नहीं है सर, कि आप सड़क पे जाते हुए ये हरकतें कर दें, ये फ्रीडम ऑफ न्यूसेंस है सर। ये कहीं गारंटीड नहीं है आपको। अब आपके परवरिश में नहीं मिली, हम देंगे परवरिश आपको। सर कोई फाइनल कंक्लूसिव रिमार्क जिसके साथ अपन आज के इस सेशन को विराम दे पाए? कंक्लूसिव रिमार्क यही है सर कि सबसे इंपॉर्टेंटली देशवासियों को एक होना जरूरी है। जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, सबसे इंपॉर्टेंटली राजनीतिक विचारधारा के नाम पर यार एक दूसरे से लड़ना बंद करो। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म के हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात के हो, आप एक इंसान हो, इंसान रहो, दूसरा इंसान है, उसकी इंसानियत को वैल्यू करो। बस जिस दिन हम इंसान दूसरे इंसान की वैल्यू करना चालू कर देंगे सर, ये देश बहुत आगे जाएगा। इसीलिए सर हम अक्सर अपने हर सेशन के अंत में एक लाइन बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। व्यवहार के लिए ये निश्चित ही बहुत ही गहरी बात है जो आपने भी कही, और समाज के विषय पर शुरू हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बातचीत किए थे, लेकिन बिहेवियरल रिलेशंस पर हमारी बातें गहराई तक पहुंच गई। कैसी लगी आपको ये चर्चा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये विचार है, आप अपने हिसाब से जो सोचते हैं अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में जगह दीजिएगा। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।